जरा इस दृश्य पर गौर करते हैं। सामने से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक लेदर की गेंद आ रही है और उस गेंद का सामना करने के लिए, फैसला लेने के लिए 1 सेकंड का महज 1 अंश है। बिल्कुल। स्टेडियम में 60,000 लोग शोर मचा रहे हैं और टीवी स्क्रीन के जरिए करोड़ों की नजरें उसी एक खिलाड़ी पर टिकी हैं। लेकिन ये तो सिर्फ बाहरी दबाव है। हाँ, असली तूफान तो अंदर चल रहा है। दिमाग के किसी कोने में ये बात हथौड़े की तरह बज रही है कि घर पर पिताजी डायलिसिस मशीन के तारों से घिरे हुए हैं, असहनीय दर्द से जूझ रहे हैं। मतलब आम इंसान तो शायद इस भारी दबाव में टूटकर बिखरी जाए। वही तो। लेकिन अगर कोई इसी मानसिक दबाव के बीच क्रीज से बाहर निकलकर दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज को छक्का जड़ दे, तो उस एथलीट के दिमाग की प्रोग्रामिंग को हम क्या कहेंगे? खेल की दुनिया का ये एक बहुत कड़वा सच है। जब कोई खिलाड़ी टीवी स्क्रीन पर होता है तो दुनिया को सिर्फ उसका हेलमेट, उसके बल्ले का स्विंग और स्कोरबोर्ड के रन दिखते हैं। सही कहा। किसी को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि मैच से महज चंद घंटे पहले उस इंसान की व्यक्तिगत जिंदगी में क्या चल रहा था। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र बिल्कुल यही सवाल है। जी, आज हम पंजाब किंग्स के आक्रामक ओपनर प्रभसिमरन सिंह के सफर का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए हमने स्पोर्ट्स कीड़ा के डेटाबेस से लेकर इंडिया टीवी और हिंदुस्तान टाइम्स के जो हालिया इंटरव्यूज हैं उन्हें खंगाला है। और पंजाब किंग्स के आंतरिक आंकड़ों को भी देखा है। इन सब को मिलाकर जो तस्वीर उभरती है ना, वो सिर्फ स्ट्राइक रेट की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात की तस्वीर है कि एक इंसान किस हद तक अपने व्यक्तिगत तूफानों को अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों से अलग रख सकता है। एकदम सही बात है। और इस पूरी कहानी की जड़ें पंजाब के पटियाला में उनके परिवार से शुरू होती हैं। हाँ, पटियाला का उनका संयुक्त परिवार, ये एक ऐसा परिवार है जहाँ मतलब दबाव को झेलना शायद बच्चों को बचपन से ही घुट्टी में पिलाया जाता है। क्योंकि वहाँ खेल कोई शौक या संडे की एक्टिविटी नहीं है ना? बिल्कुल, खेल उनके खून में दौड़ता है। अगर हम उनके परिवार को देखें तो उनके चचेरे भाई अनमोल प्रीत सिंह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, उनकी 2 बहनें नेशनल लेवल की हैंडबॉल प्लेयर भी तो हैं। हाँ, और उनके चाचा जो है सतविंदर सिंह, वो खुद भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैंडबॉल खेल चुके हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी सैन्य परिवार में अनुशासन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। हाँ। वैसे ही इनके घर में स्पोर्ट्स ही जीने का एक मात्र तरीका है। ये तुलना बहुत सटीक है। मतलब मुझे तो लगता है कि डाइनिंग टेबल पर भी बात सिर्फ इसी पर होती होगी कि कवर ड्राइव में पैर कितना बाहर निकालना है या विरोधी टीम की रणनीति क्या है। हाँ, और इस माहौल को अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब कोई बच्चा ऐसे घर में बड़ा होता है जहाँ हर दूसरा सदस्य किसी न किसी स्तर पर पेशेवर खेल का हिस्सा हो, तो उसके लिए जीत, हार, चोट, ये सब आम बातें हो जाती हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी चीज दबाव, ये उनके लिए रोजमर्रा की शब्दावली बन जाता है। इसी मजबूत नींव का सीधा असर हमें 2018 में देखने को मिला था। 2018 का अंडर 19 एशिया कप। हाँ, सोचिए, एक 18 साल का लड़का भारतीय टीम की कप्तानी करता है और टीम को चैंपियन बनाता है। उस उम्र में जब ज्यादातर युवा अपने करियर के विकल्प ही तलाश रहे होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव सफलतापूर्वक झेल रहा था। और इसी सफलता का जो शोर था वो 2019 के आईपीएल ऑक्शन टेबल तक पहुंचा। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प डेटा सामने आता है। एक 18 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी को, जिसने तब तक भारत के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला था, पंजाब की फ्रेंचाइजी ने 4.8 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर खरीदा। हाँ, 4 करोड़ 80 लाख। लेकिन यहीं पर डेटा मुझे बहुत कंफ्यूज भी कर रहा है। मैंने आईपीएल T20 की आधिकारिक वेबसाइट पर उनके शुरुआती सालों के आंकड़े देखे। 2019 से लेकर 2022 तक इन 4 सालों में प्रभसिमरन को सिर्फ 6 मैच खेलने का मौका मिला। सिर्फ 6 मैच? हाँ। फिर भी 2020 में उन्हें 55 लाख में और 2022 में 60 लाख में फिर से टीम में शामिल किया गया। मुझे ये गणित बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। मतलब डेटा कहता है कि 4 साल में सिर्फ 6 मैच, यानी खिलाड़ी लगातार बेंच पर बैठा है। फिर भी मैनेजमेंट उसे बार बार क्यों खरीद रही थी? क्या वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमें स्कोर बोर्ड पर नहीं दिखता?
इसका जवाब आधुनिक T20 क्रिकेट में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, फ्रेंचाइजी क्रिकेट का बैक स्टेज बिल्कुल कॉर्पोरेट दुनिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा होता है। अब सिर्फ बल्लेबाजी का औसत या एवरेज मायने नहीं रखता। तो फिर क्या मायने रखता है? 2019 से 22 के बीच भले ही वो आईपीएल में पंजाब की बेंच पर बैठे थे, लेकिन घरेलू क्रिकेट जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो लगातार खेल रहे थे। हाँ, वहाँ उनका प्रदर्शन अचकर था। और आधुनिक क्रिकेट एनालिटिक्स में एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, इंटेंट, यानी इरादा। T20 के जो पहले 6 ओवर्स होते हैं, पावर प्ले, बिल्कुल, उनमें फ्रेंचाइजी को ऐसे खिलाड़ी चाहिए होते हैं जो पहली ही गेंद से गेंदबाज की मानसिकता को तहस नहस कर सके। यानी 30 गेंद में 30 रन बनाने वाले ओपनर की आज के दौर में कोई वैल्यू नहीं है। एकदम सही पकड़े। 15 गेंद में 30 रन बनाने वाला ज्यादा कीमती है, चाहे वो जल्दी आउट ही क्यों ना हो जाए। यही आधुनिक T20 का ब्लूप्रिंट है। हाँ, घरेलू क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट लगातार 148 के पार था। पंजाब का मैनेजमेंट ये डेटा देख रहा था। उन्हें पता था कि इस खिलाड़ी के पास वो दुर्लभ गियर है जो मैच को पहले 10 ओवर में ही खत्म कर सकता है। बिल्कुल, 4 साल तक बेंच पर बैठना किसी भी युवा खिलाड़ी को मानसिक रूप से तोड़ सकता है। सही बात है। रोज नेट प्रैक्टिस में पसीना बहाना और फिर मैच के दिन सिर्फ पानी पिलाना। लेकिन फ्रेंचाइजी उन 4 सालों में उन्हें उनके प्राइम टाइम के लिए, उनकी मानसिक परिपक्वता के लिए तैयार कर रही थी। और वो टर्निंग पॉइंट आखिरकार 2023 में आया जब उन्हें टॉप ऑर्डर में लगातार मौके मिलने शुरू हुए। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम वाला वो मैच। वो पिच इतनी धीमी थी कि गेंद बल्ले पर आ ही नहीं रही थी। बाकी सारे दिग्गज बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। लेकिन प्रभु सिमरन ने 65 गेंदों में 103 रनों की शानदार पारी खेल डाली। ये उनका पहला आईपीएल शतक था। और विकिपीडिया के स्टैट्स चेक करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन भी मिला मुझे यहाँ। क्या? इसी मैदान पर, मतलब अरुण जेटली स्टेडियम में ही, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ अपना पहला फर्स्ट क्लास शतक भी लगाया था। अरे हाँ, वो 202 रन की एक विशाल पारी थी। बिल्कुल, ऐसा लगता है ये मैदान उनके लिए किसी अभेद्य किले जैसा बन गया है। और उस दिन की सेंचुरी में उनके छक्कों से ज्यादा उनका संयम देखने लायक था। उन्होंने वो पारी अपने चाचा और अपने आदर्श युवराज सिंह को समर्पित की थी ना? हाँ, 2023 की सफलता ने महज एक शुरुआत का काम किया, जिसने 2025 के उस ऐतिहासिक और बेहद उथल-पुथल वाले सीजन की नींव रखी। 2025 कप्तान श्रेयस अय्यर और नए हेड कोच रिकी पॉन्टिंग के नेतृत्व में पंजाब किंग्स एक अलग ही रूप में नजर आई। टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही और फाइनल तक पहुंची। हालांकि फाइनल में उन्हें 18 साल बाद अपना पहला खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। हाँ, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो प्रभा सिमरन ने पहली बार 500 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया। 17 पारियों में 160.53 के शानदार स्ट्राइक रेट से 549 रन। 160 का स्ट्राइक रेट, वो भी पूरे सीजन में मेंटेन करना, ये कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। और हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि ये सब किस बाहरी माहौल में हो रहा था। हाँ, 2025 का सीजन बाहरी विवादों और शेड्यूलिंग की परेशानियों से घिरा हुआ था। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 मई 2025 को धर्मशाला में होने वाला पंजाब और दिल्ली का मैच रद्द करना पड़ा था। कारण थे 2025 के भारत पाकिस्तान संकट के बीच उपजे तकनीकी और सुरक्षा मुद्दे। हम ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इस भू राजनीतिक घटना या इसके सही गलत होने पर कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहे हैं। को यहाँ रखने का मकसद सिर्फ ये समझना है कि जब एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द इतनी अनिश्चितता हो, मैच रद्द हो रहे हों, शेड्यूलिंग रोज बदल रही हो, तो खेल पर फोकस बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। भारी अनिश्चितता एक एथलीट के सबसे बड़े दुश्मन की तरह होती है। सही कहा। उनका जो एक सेट रूटीन होता है, वेन्यू का अचानक बदलना उनके जोन को तोड़ देता है। लेकिन प्रभ सिमरन के मामले में बाहरी भू राजनीतिक तनाव तो शायद उनके लिए एक बहुत छोटी सी परेशानी थी। हाँ, उनका असली संघर्ष तो उनके घर की चारदीवारी के भीतर चल रहा था, जिसे बाहरी दुनिया देख ही नहीं पा रही थी। 2025 में जब पूरा देश उनके आक्रामक शॉट्स की तारीफ कर रहा था, उनके पिता सुरजीत सिंह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट में उनके चाचा सतविंदर पाल सिंह का एक इंटरव्यू है, उसे पढ़ते हुए सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, उनके पिता की दोनों किडनियां पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी। हफ्ते में 3 दिन उन्हें डायलिसिस की
तकलीफदेह प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। उनके चाचा ने उस इंटरव्यू में कहा है कि डॉक्टर जब डायलिसिस के लिए घर आते हैं तो मैं घर से बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को उस असहनीय दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकता। जरा स्थिति को प्रोसेस किया जाए, एक सगा भाई वो दर्द नहीं देख पा रहा, और दूसरी तरफ एक 24 साल का बेटा हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसे टूर्नामेंट में खेल रहा है जहां एक खराब मैच पूरा करियर खत्म कर सकता है। एक पिता जो खुद इतनी शारीरिक पीड़ा में हो, उसका मनोविज्ञान भी समझना जरूरी है यहाँ। बिल्कुल, इतनी तकलीफ के बावजूद चाचा बताते हैं कि जब भी प्रभसिमरन बैटिंग करने टीवी स्क्रीन पर आते तो उनके पिता अपना सारा दर्द भूल जाते थे। हाँ, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती थी। शायद यही वो पल था जो प्रभसिमरन को मैदान पर वो अमानवीय ऊर्जा देता था। वो जानते थे कि उनका हर रन उनके पिता के दर्द को कुछ देर के लिए ही सही कम कर रहा है। लेकिन वो मुस्कान लाने की कीमत कितनी बड़ी थी, ये हमें लखनऊ सुपर जायंट्स वाले मैच के एक किस्से से पता चलता है। वो मैच जहां प्रभसिमरन ने तूफानी पारी खेलते हुए सिर्फ 48 गेंदों में 91 रन बनाए थे। हाँ, और टीम का स्कोर 236 तक पहुंचाया था। वो उस रात के सबसे बड़े हीरो थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। अगली सुबह जब उन्होंने घर फोन किया तो कोई भी आम इंसान क्या उम्मीद करेगा? यही कि बीमार पिता खुशी से रो पड़ेंगे, बधाइयां देंगे। लेकिन यहाँ कहानी पलट गई। पिता ने उन्हें बधाई देने के बजाय डांट लगा दी। और कारण क्या था? उनका सॉफ्ट डिसमिसल। मतलब वो आउट जहाँ गेंदबाज ने कोई चमत्कार या बेहतरीन गेंद नहीं फेंकी, बल्कि आपने खुद अपनी ही छोटी सी गलती या लापरवाही से अपना विकेट गवा दिया। ये किस्सा उस परिवार के खेल के प्रति नजरिए को पूरी तरह से परिभाषित करता है। 91 रन की पारी एक बीमार पिता के लिए खुशी का कारण थी, लेकिन एक कट्टर खेल प्रेमी के नजरिए से वो 9 रन जो शतक पूरा होने से पहले छूट गए, वो एक अक्षम्य तकनीकी गलती थी। पिता ये सुनिश्चित कर रहे थे कि उनका बेटा अपनी सफलता से संतुष्ट होकर ठहर ना जाए। वो उसे उस भारी दर्द की स्थिति में भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बिल्कुल। इस पूरी घटना को जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही एनालॉजी आती है। कौन सी? इसे एक कलाकार की तरह देखते हैं। कोई कलाकार मंच पर दुनिया को हंसा रहा हो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा हो, और बैकस्टेज उसकी अपनी दुनिया टूट रही हो। दर्शकों को तो सिर्फ छक्के दिखते हैं, वो दर्द नहीं जो खिलाड़ी अपने सीने में दबा कर खेलता है। या फिर इसे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की तरह समझते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसे मेंटल रैम कहते हैं। हाँ, मेंटल रैम। जब बहुत सारे भारी एप्लीकेशंस खुले होते हैं Correct. तो सिस्टम धीमा हो जाता है। एकदम सही। तो जब प्रभसिमरन क्रीज पर होते हैं तो वो बैकग्राउंड में चल रहे सभी इमोशनल एप्लीकेशंस, जैसे पिता की गंभीर बीमारी, घर की तकलीफ, उन सबको कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से फोर्स क्लोज कर देते हैं। मनोविज्ञान में इसे ही कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। अपने दर्द को एक मानसिक डिब्बे में बंद कर देना, ताकि आपका 100% फोकस सिर्फ सामने से आ रही उस एक गेंद पर हो सके। इस फोर्स क्लोज की प्रक्रिया को ही खेल मनोविज्ञान में मेंटल सेपरेशन भी कहा जाता है ना। बिल्कुल। और ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि सालों की कड़ी मानसिक ट्रेनिंग से आता है। मतलब जब कोई तेज गेंदबाज गेंद फेंकता है तो बल्लेबाज के पास रिएक्ट करने के लिए औसतन 0.4 सेकंड का समय होता है। ताकि डायलिसिस मशीन की तस्वीर आ गई तो न सिर्फ आप बोल्ड हो जाएंगे, बल्कि आप गंभीर रूप से चोटिल भी हो सकते हैं। 2025 के उस सीजन में प्रभसिमरन ने उस व्यक्तिगत दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक ऐसे ईंधन में बदल दिया जो उन्हें अपने फोकस को लेजर की तरह सटीक रखने में मदद कर रहा था। और उसी मानसिक परिपक्वता का सीधा असर हमें आज यानी 2026 के इस ताजा सीजन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। जो मानसिक कवच उन्होंने 2025 के उस दर्दनाक दौर में बनाया, उसने 2026 में उन्हें एक खूंखार लेकिन बहुत समझदार बल्लेबाज में बदल दिया है। अगर हम हाल ही के डेटा पर नजर डालें तो आज 8 अप्रैल 2026 है और 3 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो मैच हुआ, अरे वो मैच तो क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया है। 5 बार की चैंपियन सीएसके के खिलाफ 210 रनों का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास के सबसे तेज 50 रन ठोक दिए, सिर्फ 3.2 ओवर में 50। उस मैच की शुरुआत किसी सुनामी से कम नहीं थी। खलील अहमद के पहले ओवर में 14 रन, फिर मैट हेनरी के अगले ओवर में 20 रन। लेकिन इस मैच का सबसे अहम पहलू सिर्फ तेजी से रन बनाना नहीं था। हाँ, उनके नए ओपनिंग पार्टनर प्रियांश आर्या ने महज 11 गेंदों में 39 रनों की अंधाधुंध पारी खेली। और असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब प्रियांश आउट हो गए। यहीं पर मुझे सबसे बड़ा बदलाव देखा।
कैसा बदलाव? कुछ साल पहले वाला प्रभा सिमरन जो 4 साल बेंच पर बैठा था, शायद मोमेंटम को जारी रखने के चक्कर में कोई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो जाता। हाँ, पैनिक कर जाता। लेकिन जब प्रियांश आउट हुए तो उन्होंने पैनिक नहीं किया, कर रहे थे। और फ्रेंचाइजी इसी परिपक्वता का तो इंतजार कर रही थी जब उन्होंने 2019 से 22 तक उन्हें लगातार टीम में बनाए रखा था। एक युवा रिस्क लेने वाले टैलेंट से टीम के एक मुख्य स्तंभ में उनका ये जो विकास है, ये कप्तान श्रेयस अय्यर के काम को बहुत आसान बना देता है। सही बात है। जब आपका ओपनर पावर प्ले का फायदा भी उठा सकता है और विकेट गिरने पर एंकर की भूमिका भी निभा सकता है, तो मिडिल ऑर्डर पर से सारा दबाव अपने आप खत्म हो जाता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक बल्लेबाज के स्ट्राइक रेट की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। हाँ, क्योंकि हम अपनी आम जिंदगी में भी कई बार ऐसी उलझनों से गुजरते हैं। घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कोई भारी व्यक्तिगत तनाव होता है, और ठीक उसी दिन ऑफिस में हमें अपने करियर का सबसे अहम प्रेजेंटेशन देना होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों और भावनाओं के बवंडर के बीच भी खुद को पूरी तरह से वर्तमान के उस एक काम पर कैसे केंद्रित किया जाए। भावनाओं को महसूस करना और उन्हें अपने पेशेवर प्रदर्शन पर हावी न होने देना, इन दोनों के बीच का जो संतुलन है, बिल्कुल वही एक आम इंसान को एक असाधारण परफॉर्मर बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो इस गहरी चर्चा को हम एक ऐसे विचार पर रोकते हैं जो शायद खेल को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। वो कैसे? हम अक्सर एथलीट्स की शारीरिक ताकत, उनके 6 पैक एब्स, उनके जिम रूटीन और घंटों की नेट प्रैक्टिस की बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, अक्सर यही सबसे ज्यादा दिखता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब एक युवा खिलाड़ी अपने परिवार के सबसे अहम सदस्य को जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए देखता है, और फिर भी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे दबाव वाले टूर्नामेंट में उतरकर वर्ल्ड क्लास प्रदर्शन करता है, तो क्या हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि खेलों में जो असली जादू है वो शरीर का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का है? बिल्कुल। क्या 150 किलोमीटर की रफ्तार को मात देने के लिए शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा अहम अपने अंदर के तूफानों को शांत रखने की वो मनोवैज्ञानिक ताकत नहीं है? एकदम सही। जो इंसान अपने अंदर के उस अंधेरे से जीत सकता है, उसके लिए स्टेडियम की चमकदार फ्लडलाइट्स में चमकना शायद सबसे आसान काम है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।